नमल। साथी साथी ने चौंक कर सर उठाया। जुमर ने भी गर्दन मोड़ी। फारिस को देखकर उसे पर्स में रखी लौंग याद आई। ओह, अभी तक नहीं पहनी। अपनी भूल पे अफसोस हुआ। अपना पासपोर्ट मुझे दे दो, उसने उजरत में पूछा। गोया ज़्यादा देर मुखल नहीं होना चाहता था, मगर मुखल करने का बहाना भी चाहिए था। वो मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, बेफिक्र रहें। साथी ने सर को जुम्बिश देकर तसल्ली करवाई। फारिस के अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। क्या मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया है? मैंने कहा था मैं उसे खुद डिस्पोज ऑफ करूँगा। वो सबाहत ने अपना कैरियर दांव पे लगाकर तुम्हारे लिए बनवाया था। तुम्हें यकीन है वो किसी के हाथ नहीं लगेगा? उसने फिक्रमंदी से पूछा था। उसके इतने टुकड़े किए थे कि अब वो नहीं मिलेगा किसी को, फिक्र ना करें। साथी ने हाथ उठाकर तसल्ली दी। मगर फारिस वो कह रहा है तो उस पर भरोसा रखो। जुमर की बात पे उसने अच्छा जी कहकर सर को खाम दिया और बुरे मूड के साथ आगे बढ़ गया। वो दोनों फिर से बातों में लग गए थे। आप अकेले नहीं हैं। 2 कदम आगे बढ़ा था कि सैम के कमरे के दरवाजे पे खड़ी हुनैन ने पुकारा। वो रुका, गौर से उसे देखा। अगर तुम समझती हो कि मैं जेलस हो रहा हूँ तो मैं समझती नहीं हूँ, मुझे यकीन है। खैर है, होता है ऐसे। अल्फाज के बरक्स उसका लहजा शगुफ्ता ना था, चेहरे पे अजीब वीरानी थी। कहकर वो पलट गई और सैम के बेड पे आ बैठी। वो ट्यूशन जाता था इस वक्त, उदास और वीरान। यकायक दरवाज़ा बंद होकर लॉक होने की आवाज़ आई तो हन्ना ने चौंक कर सर उठाया। फारिस दरवाज़ा मुकफ्फल करके कुर्सी लेकर उसके सामने आ बैठा और आगे होकर गौर से उसे देखा। हुनैन, क्या मसला है? सैम ने मुझे नहीं बताया, मगर तुम्हारी और सादी की क्या लड़ाई चल रही है? ढीली सी फ्रेंच चुट्टी बनाए, कटे बाल माथे पे बिखरे, जर्द चेहरे वाली हुनैन की आंखें डुबडुबाईं। आप तो हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं, आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया? क्या? मुझे वाकई नहीं पता, वो ठटका था। हन्ना भीगी आंखों से उसे देखती रही। वो आपको बता देगा भाई, वो बता देगा और आप मुझसे नफरत करेंगे। फारिस चंद सानिये बगौर उसकी आंखों को देखता रहा। क्या किया है तुमने? अल्फाज हमवार और पुरसकून थे, मगर सवाल क़यामत था। ऐसे ही क़यामत के दिन और उससे पहले कब्र में पूछा जाएगा ना कि क्या किया है तुमने हुनैन, क्या करके आई हो? मैं क्या कहूँगी? आंसू उसकी आंखों से फिसल फिसल रहे थे। किसी को कत्ल किया है? उसने सादगी से पूछा। नहीं तो। हना की गर्दन नफ़ी में हिली। फिर हर चीज़ ठीक हो सकती है। बताओ मुझे, क्या किया है तुमने? उसने नरमी से पूछते हुए हन्ना के हाथ थामे। वो ठंडे यख हो रहे थे, गोया बर्फ़ के टुकड़े हों। 21 साल की दुबली पतली कमज़ोर उदास सी वो लड़की हल्के हल्के से कांप रही थी। आंसू मुसलसल थोड़ी से नीचे लुढ़क रहे थे। आप मुझसे नफ़रत करेंगे। मैं नहीं करूँगा, उसने तसल्ली दी। मैंने एग्ज़ाम्स में चीटिंग की थी। मैंने उसी पीर साहब को वो हिचकियों के दरमियान सर झुकाए बताती रही। वो तवज्जो से सुनता रहा। कथा ख़त्म हुई तो उन्होंने भीगा चेहरा उठाया। हुनैन वो गहरी सांस लेकर बोला, इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ करता है, गलत सही अच्छे बुरे काम सब करता है इंसान। हर चीज़ को तजर्बा समझ लिया करो। ठीक है तुमसे गलती हुई, लेकिन तुमने तौबा कर ली ना, बात ख़त्म हो गई। वो सोच सोच कर बोल रहा था। अहमद शफ़ी जानता है, उसने हमारे गेट पे आकर मुझे धमकी दी थी। फारिस एकदम सीधा होकर बैठा, गोया बुरी तरह चौंका था। उसने ये कथा भी सुना डाली। ये कब की बात है? जब आप श्रीलंका थे। वो लब भींच कर रह गया। खैर, मैं उससे ले लूँगा हर चीज़, वो किसी को नहीं बताएगा। वो आपको वो सारे सबूत नहीं देगा, उसका तो बाप भी देगा। हुनैन चुप हो गई। उसका बाप? खैर, किसी और के राज खोलने से पहले एक और बात। उसने अब की बार सर नहीं झुकाया। अब सर उठाकर बात करनी थी, आंखों में देखकर, उसके हाथ पे अपने कमज़ोर हाथों की गिरफ्त मजबूत करके। मैंने कुछ और भी किया है जिसकी वजह से भाई मुझसे नाराज़ है। और वो क्या है? वो बिना पलक झपके उसकी आंखों में देख रहा था। आपने मुझे मना किया था, मगर मैं बहुत अकेली थी, मुझे कोई अपना दोस्त नहीं लगता था। मैं हाशिम भाई से टेक्स्ट पे बात करती थी। उसे लगा फारिस के हाथ उसके हाथ से फिसलने लगे हैं। वो हल्का सा चौंका था, ढीले असाब तन गए थे। हुनैन ने अपने सीने में डूबे हाथों से उसके हाथ पे गिरफ्त मजबूत कर दी। बस इन हाथों को वो नहीं छोड़ सकती थी, वो नहीं खो सकती थी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं उनको पसंद करने लगी थी। आई एम सो सॉरी। मैं कभी उनसे मिलने नहीं गई, उन्होंने बुलाया तब भी नहीं। वो साथी भाई के साथ थे। भाई को टॉर्चर करने के लिए मुझे कॉल कर रहे थे। भाई इसीलिए खफा है मुझसे। मैं नहीं गई, मगर कई माह मैं उनसे बात करती रही टेक्स्ट पे।
एक दो दफ़ा कॉल पे, मगर मैं उनसे बात करती रही। मुझसे गलती हो गई मामू, मैं गलत रास्ते पे चली गई थी, मैं बहुत बुरी हूँ। वो उसे देखते हुए रोए जा रही थी और कह रही थी। आंसू उसके हाथों पे भी गिर रहे थे, या शायद पसीना था, मगर वो अभी तक मजबूती से उसको थामे हुए थी। वो बिल्कुल खामोश हो गया था, चुप। फिर उसने नज़रें झुका ली। उन्हें वहशत से उसे देखने लगी। दिल डूबने लगा और फिर फारिस ने आहिस्ता से अपने हाथ निकाल लिए। उसके गीले हाथ तन्हा रह गए। वो शल बैठी रह गई। वो अपनी जगह से उठा और खिड़की में जा खड़ा हुआ। बाहर फैलते अंधेरे को देखता वो कुछ सोच रहा था। उन्होंने अपने खाली हाथ अपने तहे दामन में रख लिए थे। सारी दुनिया वीरान हो गई थी। तुमने कभी उसे कहा कि तुम उसको पसंद करती हो? वो खिड़की से बाहर देखता पूछ रहा था। आवाज़ आहिस्ता थी, बहुत आहिस्ता। उन्हें अंदाज़ा होगा वो हाशिम करदार हैं। मैंने पूछा, तुमने उसे कहा या नहीं कहा? वो अब हना की तरफ घूमा। वो यकटिक चेहरा उठाए उसे देखने लगी। फारिस ने आंखें बंद करके गहरी सांस बाहर खारिज की और फिर वापस कुर्सी की तरफ आया। सुनो हुनैन, वो संजीदगी से उसके सामने बैठा कहने लगा। इंसान का पसंद नापसंद पे इख्तियार नहीं होता, वो उसके बाद क्या करता है उस पर इख्तियार होता है। मैंने भी जेल में अच्छे बुरे बहुत से काम किए हैं। इतनी उम्र हो चुकी है, मैं एक छोटी बच्ची को जज नहीं कर सकता। अब मैं इस बात को दोबारा डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा। मुझे अब सिर्फ एक बात की परवाह है कि वो कोर्ट में क्या पेश करेगा। कोर्ट? हना ने नासमझी से उसे देखा। कौन सा कोर्ट? अगर कोई ट्रायल हुआ तो वो तुम्हें कोर्ट में बुलाएगा और तुम्हारे सारे मैसेजेस प्रिंट करके वहाँ पेश करेगा। आई एम सॉरी हना, अगर मैं कभी तुम्हें ये यकीन नहीं दिला सका कि तुम अकेली नहीं हो, कि तुम मुझ पे एतबार कर सकती हो। लेकिन अब जो होना था हो गया। मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। कोई भी चीज़ मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत को कम नहीं कर सकती। और अभी मैं भी कुछ बताऊंगा तुम्हें, ताकि ये साबित कर सकूं कि मैं भी तुम पे एतबार करता हूं। मगर पहले मुझ पे भरोसा करो और बताओ कि उन मैसेजेस में क्या था। तुम उससे क्या बात करती थी? उसने दोबारा से हन्ना के हाथ थाम लिए थे और वो उनसे पूछ रहा था, ना नरमी से ना सख्ती से, ज़ब्त और तहम्मुल से। मगर हुनैन उसे नहीं देख रही थी। वो यकटिक गुम सी खला में देख रही थी। अरसे बाद एक गुत्थी सुलझ गई थी, एक गिरा खुल गई थी, एक सिरा हाथ में आ गया था। वो सवाल था और जवाब भी क़यामत से कम न था। अगले 24 घंटे कहाँ गायब हुए पता ही नहीं चला। एक दिन तुलू होकर ढल भी गया और छाते अंधेरे ने देखा नौशरवान का दाल इस खूबसूरत बंगले का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा है, जो क्लब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इधर उधर टोलियों की सूरत बैठे लोग, टहलते लड़के लड़कियां, सर्व करते वेटर्स, हर किसी ने आंख उठाकर नज़र बचाकर उसे देखा था। वो बड़े दिन बाद हाथ धोकर तैयार सा परफ्यूम की महक में बसा, ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए मुंह में च्युइंग गम चबाता चला आ रहा था। बार काउंटर का स्टूल खींच कर बैठा और सेल फोन निकालते हुए बारटेंडर को अपना ऑर्डर बताया। सन ग्लासेस उतार कर गिरेबान पे अटकाई और स्क्रीन पे उंगली फेरता न्यूज़ फीड चेक करने लगा था। सरगोशियों और ऊंची बातों में उसे अपना नाम वाज़ेह सुनाई दे रहा था। वो नज़रअंदाज करके मशरूब के घूंट भरने लगा। अब वो नहीं छुपेगा, नहीं डरेगा। कौन यकीन करेगा कि उसने किसी को मारना चाहा है? चंद दिन में लोग भूल भाल जाएंगे। दफातन उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ खड़ा हुआ है। शेरू नज़रअंदाज किए घूंट भरता मोबाइल देखता रहा। वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था, मगर धीरे धीरे एक अजीब सा एहसास रगो-पैर में सरायत करने लगा। क्लब में छाती गैर मामूली खामोशी, जैसे सब सरगोशियों में बोल रहे हों और फिर चुप हो गए हों। अमेरिका में ऐसे मौक़ों पे मरेन राइट्स पढ़कर सुनाए जाते हैं। ऑफिसर ऑफ लॉ कहता है कि तुम्हें खामोश रहने का हक है, क्योंकि तुम जो भी कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल होगा। नौशरवान करदार बिजली की तेज़ी से घूमा। उसकी पुश्त पे सीने पे बाजू लपेटे वो खड़ा था। वो जिसका आसेब उस ज़ेरे तामीर घर में बहते खून से निकलकर नौशरवान के अंदर आ बसा था, वो आज मुजस्सम सूरत उसके सामने खड़ा हुआ था। उसका चेहरा सपाट और आंखों में तपिश थी। जैकेट और जीन में मलबूस छोटे कटे बालों वाला लड़का, जिसके मुंह पे जख्म का निशान था, उस पे नजरें गाड़े कह रहा था, मगर पाकिस्तान में आर्टिकल 13 ही काफ़ी होता है। दोहराने की ज़रूरत फिर भी नहीं है हमें, क्योंकि तुम खामोशी से कभी गिरफ्तारी नहीं दोगे। किसी ने क्लब के लाउंज की सफ़ेद बत्तियां जला दी थीं। मध्यम रोशनियों वाला
خوابناक माहौल यकदम जैसे तेज़ रोशनी में नहा गया था। बेरहम सफ़ेद रोशनी ने सब अयां कर दिया था। सादी यूसुफ के साथ स्याह वर्दी वाले चंद अफराद खड़े थे। नौशरवान का रंग फीका पड़ा। वो आहिस्ता से जगह से उठा। मैं सेक्शन 161 CRPC के तहत नौशरवान औरंगज़ेब कारदार को अपना हमलावर और अगवाकार नामजद करता हूँ। मुझे 8 माह हब्से बेजा में रखने और जिस्मानी ज़हनी अजियत देने का ज़िम्मेदार यही है और इनके पास तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट है। नौशरवान ने फ़ौरन मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर ऑफिसर ने अपनी छड़ी उसके हाथ पे रख दी। तुम लोग मुझे यूं गिरफ्तार नहीं कर सकते, मेरे भाई को बुलाओ, वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ चिल्लाकर बोला था। सादी सीने पे बाजू लिपेटे 2 कदम पीछे हट गया। एक सिपाही आगे बढ़ा और नौशरवान के हाथ थामने चाहे, मगर उसने रख कर उसके मुंह पे मुक्का जड़ दिया। इर्द गिर्द तमाशा देखते लड़के लड़कियों ने मोबाइल कैमरे निकाल लिए थे। क्लिक क्लिक तस्वीर और वीडियोस बनाई जा रही थी। 3 सिपाहियों ने उस पर हमला कर दिया और वो मज़ामत करता रहा, चिल्लाता रहा, गालियाँ देता रहा। उन्होंने उसे सीने के बल काउंटर से लगाया और हाथ पीछे से बांधे। SHO अब उसके हकूक़ पढ़कर सुना रहा था, उसके ऊपर लगी दफ़ात की तफसील बता रहा था और वो कफ उड़ाता, गुस्से से खुद को छुड़ाता मुसलसल चिल्ला रहा था। हर ज़ाविये से लोग दिलचस्पी से वीडियो बना रहे थे। पुलिस वाले उसको लेकर जा रहे थे और सादी यूसुफ आखिर में उन सब के पीछे छोटे छोटे कदम उठाता जा रहा था। नाज़िर की अक्सबंदी जारी थी। आवाज़ें और शोर बढ़ता जा रहा था। बाहर उसे पुलिस वैन में डाला जा रहा था। सादी वैन से ज़रा फासले पे खड़ा था, हाथ कमर पे बांधे। वो सोचती निगाहों से वैन को देख रहा था जब SP बख्तावर चिश्ती उसके साथ आ खड़ा हुआ। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौके पे आने दिया, वो नरमी से सर को खम देकर बोला। सादी खान, मैं इन लोगों से नहीं डरता। हम अपने इलाके के पीर हैं, गद्दी नशीन हैं। हमारे साथ बहुत से लोग हैं। सुबह अदालत में पेशी से पहले तक नौशरवान कारदार का भाई क्या, उसका बाप भी कब्र से उठकर आ जाए तो उसको नहीं छुड़ा सकता। फिर उसने सादी के कंधे पे थपकी दी। तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हर पुलिस वाला उनकी तरह नहीं होता जिनसे तुम्हारा पहले पाला पड़ा है। तुम बेफिक्र हो, पुलिस इस आदमी को आज लॉकअप से निकलने नहीं देगी और उसे तसल्ली दे रहा था और सादी उस पर यकीन करना चाहता था, मगर जाने क्यों अब किसी पे यकीन नहीं आता था। मेरा नाम है सादी यूसुफ। ने वो तहलका नहीं मचाया था जो नौशरवान कारदार की गिरफ्तारी की वीडियो ने मचा दिया। चंद मिनटों में वो वीडियो न्यूज़ चैनल्स हर नशर होने वाले जगह पे नशर हो रही थी। मुख्तलिफ ज़ावियों से लिए गए वाज़ेह शॉट्स जैसे जैसे स्क्रीन पे चलते गए, कारदार एंड सन्स के शेयर्स की मार्केट वैल्यू गिरने लगी। हाशिम कारदार की 75 से ज़ायद मुल्की कंपनी से एकदम सरमाया खींचा जाने लगा और पहली दफ़ा हाशिम को एहसास हुआ कि पानी सर से ऊपर हो रहा है। हारून उबैद के साथ बुकला का एक वफ्द लिए इस वक्त थाने में मौजूद था और नहवत और गुरूर से टांग पे टांग चढ़ाकर बैठा तलखी से SP बख्त गिलानी से मुखातिब था। बहस, धमकियाँ, बातें सब गर्मा गर्म माहौल में बुलंद आवाज़ में हो रही थी। सामने वाला भी अपने इलाके का पीर था, ऊंची गद्दी का आदी था। गर्दन उसकी भी नहीं झुकी थी, सिर्फ नफ़ी में हिलती थी। ऊपर से दबाव है कारदार साहब, अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता। सुबह फैसला अदालत में होगा। सारी ज़िंदगी देखी है मैंने अदालतें। दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में तो उस लड़के ने हम दोनों का नाम भी लिया था, फिर आदमी FIR में सिर्फ मेरे भाई का नामजद क्यों किया? उनकी बहस जारी थी। FIR के मुताबिक सिर्फ नौशरवान कारदार ज़िम्मेदार था सादी के ऊपर किए गए तमाम मज़ालिम का। बाहर सर्द राहदारी में वो दोनों खड़े थे। जुमर और सादी दोनों खामोश से गहरी होती रात को देख रहे थे। हम हाशिम और हारून उबैद को क्यों नामजद नहीं कर रहे? वो ये बात समझ नहीं पा रहा था। हाथ वाला परिंदा झाड़ी वाले 2 परिंदों से बेहतर होता है, बजाय इसके कि वो तीनों कमज़ोर केस की वजह से बरी हो जाएं। हम सिर्फ नौशरवान पे फोकस करेंगे, उसके खिलाफ मजबूत केस बनाते हैं। उसको सज़ा मिली तो हाशिम जीते जी मर जाएगा, लेकिन वो फिर भी आज़ाद घूमेगा। सादी ने तलखी से सर झटका। उसी पल सामने से 2 सिपाही नौशरवान को हाथ कड़ी लगाए चले आ रहे थे। उसके चेहरे पे बेचैनी थी और आंखों में गुस्सा। सर झटक कर मुँह में कुछ बड़बड़ाते हुए वो चलता जा रहा था। दफातन इन दोनों को सुतून के साथ खड़े देखकर रुका। मैं समझता था मिसेस उमर कि आप मुख्तलिफ होंगी, मगर आप सब एक जैसे हैं। तुम अपने वकील की गैर मौजूदगी में हमसे बात नहीं कर सकते। जुमर ने साथी के सामने बाजू फैलाकर गोया दोनों के दरमियान आड़ सी बनाई।
تم نے مجھ پہ گولیاں چلائی تھیں۔ ساتھی بھی پھر گرایا تھا۔ تم نے مجھے گالی دی تھی۔ گالی سے جواب دیتے نا، گولی سے کیوں دیا؟ وہ اونچی آواز میں بولا۔ نوشیروان، تم اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں ہم سے بات نہیں کر سکتے، اسے لے جائیں۔ وہ تحمل سے ساتھی کے سامنے کھڑی ہوئی اور سپاہیوں کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا۔ وہ نوشیروان کو ساتھ لے جانے لگے، مگر وہ مڑ مڑ کر سرخ چہرے سے اسے دیکھتا مغلطات بکتے جا رہا تھا۔